नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आज यूपी उत्तर मांग रहा है मिशन रोजगार पर और सरकार और विपक्ष के तकरार पर। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देकर नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ये रोजगार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य होगा। बात श्रमिकों के रोजगार की है तो सियासत भी अपने कौशल का परिचय दे रही है। सत्ता पक्ष रिकॉर्ड रोजगार का दम भर रहा है तो विपक्ष उसकी हवा निकालने में जुटा है। प्रवासी श्रमिकों पर सियासतदान आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। कामगारों को अब किसका कौशल पसंद आएगा, ये देखने वाली बात होगी और चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में नौकरी जाने और रोजगार छिनने का दर्द कोई प्रवासी मजदूरों से पूछे। इनके इस दर्द का कोई अंत नहीं है। लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी की योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। शुक्रवार 26 जून को यूपी में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सीएम योगी एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रदेश सरकार के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे, वो भी वर्चुअल माध्यम से। लॉकडाउन के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री किसी राज्य से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में न सिर्फ प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा बल्कि एमएसएमई के लिए कर्ज भी दिया जाएगा। इस तरह यूपी देश में इतनी बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार के इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, जिस प्रकार से इकोनॉमिक रिवाइवल की जरूरत है, स्वयं मुख्यमंत्री उसकी चिंता कर रहे हैं और प्रदेश सरकार पूरी टीम के साथ उनके उस अभियान को पूरा करने में लगी है। सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी 26 तारीख को उन लेबरों से बात करेंगे सीधा और उनके साथ जानकारी करेंगे क्या क्या परिस्थितियां हैं। ये 1 करोड़ से ज़्यादा जो श्रमिकों को जो पुनः एक बार रोजगार काम पर आए हैं और जिनको रोजगार मिला है, उनके लिए ये कार्यक्रम है। सरकार प्रवासी श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी करा चुकी है। कोरोना संकट के दौरान आए 36 लाख प्रवासी मजदूरों के स्किल मैपिंग का पूरा डेटा बैंक सरकार ने तैयार कर लिया है। योगी सरकार अब तक सूबे में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध करा चुकी है, लेकिन श्रमिकों के रोजगार और सरकार के संकल्प पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कोरोना के दौर में उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य बना है जो अपने आने वाले सभी लोगों को रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है। ये अभूतपूर्व आयोजन है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार का अभिनंदन करती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो वायदा किया उस वायदे को पूरा करने वाले मुख्यमंत्री जी हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार ने जो अपराध हुए हैं 3 साल में, योगी सरकार में जो अपराधी हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं, चोर हैं, उनको भी रोजगार की श्रेणी में रख करके उनके नाम चढ़ा दिए हैं। ये हवाई बातें करने वाले हैं। ये मोदी जी ने एक जुमला दिया था 2 करोड़ प्रतिवर्ष। योगी जी उनसे 4 हाथ आगे निकल गए हैं, एक दिन में 1 करोड़ दे रहे हैं। मुझे लगता है कि अब मोदी जी को भी सीखना चाहिए योगी जी से कि और कैसे लंबे लंबे भाषण दिए जा सकते। बयान से साफ है कि जहां एक और मुख्यमंत्री मिशन रोजगार के जरिए यूपी में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष प्रवासी श्रमिकों पर आर पार के मूड में है। राजनीति अपना धर्म निभा रही है और सरकार अपना फर्ज। बाकी देखने वाली बात होगी कि इसका कौशल कामगारों को रास आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त सुनील साजन है हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नृपेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। नृपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमाशंकर मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं हिंदू मजदूर महासभा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस वक्त कृष्ण मोहन पांडे जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं आप। कृष्ण मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत। और एमएच खान साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले बात मजदूरों की है, उनको मिलने वाले रोजगार की है, तो सबसे पहले उमाशंकर मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं और प्रश्न आज यही है कि
क्या वाकई उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार की जो जरूरत है वो सरकार के इस मिशन से, सरकार का जो दावा है कि कल वो रिकॉर्ड बनाएंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रवासी मजदूरों की और भी साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो पहले से उत्तर प्रदेश में काम करने वाले मजदूर हैं, हल निकलेगा इससे? देखिए, उत्तर प्रदेश में रोजगार की संभावनाएं बहुत है, हमारे वहाँ पोटेंशियल भी बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार ने जो अभी कहा है कि हम 1.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, या जो प्रवासी मजदूर आए हैं जिसमें स्किल मैपिंग की बात कही गई है। अब स्किल मैपिंग में बात आई थी कि उसमें 3 कैटेगरी होंगे, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड। अब कितने जो अनस्किल्ड मजदूर है उसको तो हम मनरेगा में, या भी रेलवे का एक रिपोर्टिंग है कि रेल विभाग अपने तमाम स्थानों में वो बाग लगवाएंगे, पेड़ लगवाएंगे और उसको वो डेकोरेट करने का काम करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में वहां भी लग सकते हैं। गांव में भी विकास के लिए रोड बनाना है, सड़क बनाना है, तालाब बनाना है, आजकल नहरों को सफाई करनी है, आपको नदियों, तो उसमें कोई शक नहीं। अनस्किल्ड जो वर्कर है, जो ये सब काम कर सकता है, उसको तो एम्प्लॉयमेंट देना या उसको रोजगार देना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो स्किल्ड लोग हैं, जैसे मेसन है, जैसे वो पेंटर है, कारपेंटर है, राजगीर है, या दूसरे तरह के जो काम करने वाले वहां थे, जो कारीगर हैं, उनको इतनी बड़ी संख्या में रोजगार किस सेक्टर में कैसे दिया जाएगा, ये जरूर सोचने की बात है। नंबर 1। नंबर 2, रोजगार दिया जा सकता, लेकिन ये रोजगार कितने दिन के? क्या ये रोजगार इनकी सोशल सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी? ये कितने दिन इनको काम, साल भर मिलेगा कि 2 महीने मिलेगा, 3 महीने मिलेगा? तो सबसे जरूरी है काम के साथ कंटिन्यूटी ऑफ जॉब। जॉब में कंटिन्यूटी रहेगी कि नहीं, उस जॉब की उनको बेज क्या मिलेगा, वो क्या पाएंगे जिससे उनका सही से भरण पोषण होगा। एक है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विचारणीय है। ये तो बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये बहुत अच्छा होगा अगर 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए, लेकिन ये रोजगार उनके स्किल के हिसाब से हो, उनके रुचि के हिसाब से होगा, तो उसका आउटपुट भी होगा, वो काम करने वाला भी अपने काम से सेटिस्फाइड होगा। लेकिन अगर व्यवस्था बस बेरोजगारी के कारण, भुखमरी के कारण उसको कोई भी काम करना पड़े तो वो कर सकता है, लेकिन उस करने में ना तो उसको सेटिस्फैक्शन होगा, ना उसका आउटपुट होगा। ये देखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ खाली ये निर्णय ले लेना या माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय कर लिया हम देंगे, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, ठीक, ये सारी बातें हैं एक्चुअल लोगों को, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोजगार मिल रहा है कि अहमद खान साहब को नहीं, आंकड़ा बताने के लिए, जी बिल्कुल, आंकड़ा बताने के लिए नहीं होना चाहिए। लोगों की सुविधा, उनको मिलने वाली पगार, उनके रोजगार की मियाद क्या है, कितने वक्त का ये रोजगार है, कब तक चलता रहेगा, लगातार मिलता रहेगा कि नहीं, ये सारी बातें आप उचित कह रहे हैं और इस पर योजनाबद्ध तरीके से सरकार को चलना पड़ेगा। अहमद खान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? एक रिकॉर्ड बनना, एक दिन अच्छा होना, ये अच्छी बात है, लेकिन कितना आपको लगता है कि ये होने वाली चीज है, ये हो सकता है, ये एक सरकार अगर इच्छा शक्ति ठीक रखे तो काम किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? राम मोहन जी, मैं तो इस बात का पहले स्वागत करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को 1 दिन में रोजगार दे देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है ये संभव है। 1 करोड़ लोग संख्या बहुत कम नहीं होती जी, कम नहीं होती है। बिल्कुल। आप सोचिए किसको आप रोजगार देने जा रहे हैं। आपने कुछ बताया, कौन सी फैक्ट्री खुल गई है, कौन सा आपने नया प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में लगा दिया है, कौन कौन लोगों को आप देंगे रोजगार, कितने दिन के देंगे? ऐसे ये तो ऐसी ही बात हुई है जिससे हर साल ये गवर्नमेंट कहती है कि 10 करोड़ पौधे हम इस साल रोपेंगे। आज 50 करोड़ पौधे हो गए होंगे। उत्तर प्रदेश में तो जंगल हो जाना चाहिए था पूरा।
कहाँ गए 10 करोड़ पौधे? हर साल 10 करोड़ पौधे का रिकॉर्ड बना जाता है कि इस साल 20 करोड़ का करेंगे। देखिए ये कहने की बातें हैं। हमारे यही लखनऊ के बगल में एबीपी के कार्यकर्ता है, गयास नाम उसका है, पूर्वा का रहने वाला है, वो बार बार अपने प्रयासों से हमसे बार बार कहता है कि साहब हमारे गवर्नमेंट में होते हुए हमको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा आदमी है, जो ग्रेजुएट है, जो आप इंजीनियरिंग किए हुए वो गड्ढा खोद रहे हैं। मनरेगा में ये बात मानी जा सकती है कि मनरेगा में ही सबको एडजस्ट कर देंगे। आप तो कितने दिन के लिए करेंगे? कितना काम मनरेगा में आएगा? कौन सी खुदाई का काम करेगा? पढ़ा लिखा आदमी कैसे खुदाई करेगा? ये सब चीजें हास्यास्पद लगती हैं। अगर हो जाए तो स्वागत योग्य है, हो जाए तो स्वागत योग्य है, लेकिन देख लीजिए आपको ये देखने में मुमकिन नहीं लगता। बीजेपी के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। नामुमकिन ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जी नमस्कार राममोहन, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें संभव नजर नहीं आता। ये मोदी है तो मुमकिन है वाली राह पर चलते हुए बीजेपी इसे मुमकिन बनाएगी, या एक अच्छा सा रोड मैप, अच्छी सी तैयारी और श्रमिकों के हित में देखते हुए फैसला लिया गया? जी, मैं पहले तो अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उनकी जो इच्छा शक्ति है और जो उनकी संकल्प शक्ति है उसके चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश के नाम कई रिकॉर्ड, जब से उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, कई रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किए हैं। वो भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के खिलाफ जो उनकी मुहिम है लगातार, उसमें जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ एक निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित की गई, इसी तरह अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को लेकर के जो उन्होंने काम किया, अवैध जो भूमाफियों द्वारा जो अरबों रुपए की सरकारी संपत्ति, सरकारी ज़मीनों पे जो कब्जा था, उसको जिस तरह से मुक्त कराने का काम आदरणीय योगी जी की सरकार में जी, इसी तरह से जिस तरह से गरीबों को इस कोरोना महासंकट में 14 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और वृद्ध लोगों को, विकलांग लोगों को, विधवा लोगों को एडवांस में पेंशन और किसानों के खाते में पैसा, इस रिकॉर्ड 3 साल में 1 लाख करोड़ रुपए गन्ने किसानों का भुगतान किया। तो ये सब एक बड़े रिकॉर्ड हैं जो उन्होंने बनाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता उनका अभिनंदन करती है। और अब एक और बड़ी मुहिम जो उन्होंने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये आह्वान था कि ये महासंकट अवश्य है, लेकिन इस संकट को हम एक अवसर में तब्दील करें, और उस चुनौती को माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पे जो उनका संकल्प है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसको अवसर बदलने के लिए, उसका हम सभी को अभिनंदन करना चाहिए। मैं डॉक्टर एम.एच. खान साहब की बात भी सुन रहा था और उसके पहले भी जो वक्ता बोल रहे थे थोड़ी बात मैंने उनकी भी सुनी थी। देखिए, ई फैन बट लगाने के लिए किसी भी चीज में ई फैन बट हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा जो कोई आदमी मिशनरी मोड में काम कर रहा है, जिस तरह से आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को काम करते देखा है, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई शक शुबा नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं मनरेगा में ही नहीं, जो दावा है सरकार का, जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, एक करोड़ लोगों को, वो काम जमीन पर होकर रहेगा, 1 करोड़ लोगों को वो जमीन पर दिखेगा। ठीक, सुनील साजन जी भी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सुनील कुमार साजन जी। उनका अभियान है। अब प्रश्न ये है कि हर चीज में विपक्ष नकारात्मक दृष्टिकोण से चीजों को क्यों देखता है? अगर 1 करोड़ का दावा है तो कुछ लोगों को तो रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ की संख्या अगर आप लोगों के मुताबिक नहीं भी पूरी हो पाएगी तो कुछ लोगों तक तो रोजगार पहुंचेगा। ये प्रयास आपको कैसा लगता है? देखिए, विपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि हम नकारात्मक हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। मुझको लगता है कि जब विपक्ष अपनी भूमिका सही से निभाता है तो लोकतंत्र भी मजबूत रहता है और सरकार भी सशक्त रहती है। तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल में माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो कम से कम मोदी जी से बड़ा जुमला बोलना जान गए हैं। मोदी जी ने तो कहा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ देंगे, वो तो एक को नहीं दे पाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लेकिन मोदी जी को भी इनवाइट किया और कहा कि देखो रोजगार कैसे दिए जाते हैं, और उन्होंने कहा कि हम 1 दिन में 1 करोड़ रोजगार देंगे।
मैं हरीश जी को सुन रहा था। हरीश जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 साल में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। कुछ उन्होंने गिनाए, कुछ भूल गए, मैं गिना दूंगा। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है भ्रष्टाचार करने में, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है रोजगार छीनने में, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है शिक्षक भर्ती घोटाले में, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है शौचालय के घोटाले में, गंगा मैया के नाम पे घपला कर गए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि गौशाला के नाम पे घोटाला। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया कि कोई किसी की जमीन कब्जा कर ले, बहन बेटी की इज्जत लूट ले, उसको जिंदा जला दे, उसका अपहरण कर ले, तो आंख और कान बंद करने में भी योगी जी ने रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन ये ऐसे रिकॉर्ड हैं, लेकिन आप सुनील साजन, मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई काम हुआ ही नहीं उत्तर प्रदेश में, सारे घोटाले और घपले चल रहे हैं 3 साल में। अब मैं आया आपके इस मुद्दे पर, मैं कह रहा हूं कि क्या सरकार के पास कोई प्लान है? हरीश जी बैठे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि किस तरीके का रोजगार आप देने जा रहे हैं, कितने दिन के लिए देने जा रहे हैं, कैसे कैसे लोगों को देने जा रहे हैं? तो ये तो कोई मैप है नहीं, क्योंकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के बहुत माहिर है। ये उड़ते हुए परिंदे के पर गिन लेते हैं। जब प्रवासी मजदूर घर के लिए लौट रहे थे, रास्ते में थे, तभी इन्होंने उनका कौशल देख लिया कि कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि कोरोना की इस महामारी में कौन अधिकारी गया गांव-गांव? ये लोग क्वारंटाइन सेंटर में तो अधिकारी गए नहीं कि वहां खाना है कि नहीं है, वहां सांप निकलते रहे। ये कह रहे हैं कि हमने सारी रिपोर्ट तैयार कर ली जी। कौन सी रिपोर्ट तैयार कर ली? अद्भुत लोग हैं। तो ये केवल रिकॉर्ड इसलिए बनाएंगे कि कल रोजगार देंगे, परसों कोई देखने वाला नहीं होगा कि काम हो रहा है कि नहीं। और जो एक बात बड़ी है कि आखिर ये रोजगार किस जगह पे देंगे? कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर खाली है और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं? क्या इससे पहले वहां पर काम नहीं हो रहा? मैं हरीश जी से इस पे बात कर लेता हूं। तो क्या गड्ढा नहीं खुद रहा था? मैं हरीश जी से इस पे बात कर लेता हूं। क्या नहर की सफाई नहीं हो रही थी? ठीक, पेड़ पौधे नहीं लग रहे थे? तो श्रीवास्तव जी, पर देने जा रही है। ये प्रश्न है कि कहां पे रोजगार ये उपलब्ध होंगे? ज्यादातर तो मनरेगा में ही होंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगभग 50% तो मनरेगा के कामकाज से जुड़ा हुआ होगा। एमएसएमई भी उसमें जोड़ा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 36 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग की गई है। कब की गई, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। राम मोहन जी राम मोहन जी, पहले तो सुनील साजन जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह का चश्मा वो लगा रहे हैं, उसी जैसा चश्मा उनका है उसी तरह से उनको दिखाई पड़ रहा है। जिन लोगों ने नकारात्मकता का चश्मा ओढ़ लिया है, उनको उसी तरह का दृश्य नौजवान नहीं दिखते लोकतंत्र में भाई इस तरह से इज्जत लुटती बहन बेटियां नहीं दिखती। वो सुनील साजन जी, सुनील साजन जी, ये सपा में नहीं दिखता था लोगों को। ये सपा की नकारात्मकता की राजनीति है। क्या वो रवैया नकारात्मकता का चश्मा पहन रखे हैं, परिभाषा कर रहे हैं। आपकी सरकार ने और आप लोगों ने विपक्ष की एक नई परिभाषा करी है। अपने सत्ता में रहेंगे नहीं, जो अपने नहीं बिल्कुल। अगर आप नकारात्मकता, अगर आप सकारात्मक चीज पे भी आप अगर सकारात्मक कामों पे को नकारात्मक बात करेंगे तो आखिर आपको क्या कहा जाए? आप जो सकारात्मक कार्य है, आप पहले तो आप विपक्ष को नकारात्मक लोकतंत्र में तो नहीं, लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में तो जिनको आस्था नहीं थी, लोकतंत्र में जिनको आस्था नहीं थी, उन्होंने आज आपातकाल लगाया था। जिनको लोकतंत्र में आस्था नहीं थी, उन्होंने आज आपातकाल लगाया था। और लोकतंत्र में आस्था आपको होती अगर, तो आपको आपातकाल से ज्यादा नहीं किया। ठीक नहीं, आपने दिनों में जिन लोगों को लोकतंत्र में आस्था नहीं थी, उन्होंने आपातकाल लगाया था। कानून व्यवस्था, आपातकाल में पेट्रोल डीजल की महंगाई, उनको लोकतंत्र में आस्था नहीं थी। ये तीनों मुद्दे बड़े हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी मजदूरों के रोजगार पे चर्चा हो। छोटा चंद श्रीवास्तव जी, मेरा प्रश्न आपसे बहुत सीधा था कि ये रोजगार मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कितने दिनों के लिए मिलेगा, कितना स्थायी होगा, क्या प्रारूप होगा इसका, और जो कसरत की गई है
उसमें दावा यह भी है कि स्किल मैपिंग के आधार पर 36 लाख श्रमिकों की स्किल मैपिंग हुई, उसके आधार पर रोजगार मिलेगा। तो कैसे सरकार रोजगार को जमीन पर उतारेगी, यह जरा हमें समझाइए। नहीं, देखिए, रोजगार के लिए जो एमएसएमई सेक्टर जिसमें सरकार ने एमओयू साइन किया है, उन लोगों से एक एक एमएसएमई से कहा गया है कि अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को बूस्टअप करके एक एक लोगों के रोजगार कम से कम वो दें। और 53,000 एमएसएमईज को लोन भी उनको आर्थिक जो उनको पैकेज भी देने जा रही है सरकार। और इसके अलावा स्ववित्त जो अपना स्वतः जो रोजगार शुरू कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार बैंकों से लोन दे रही है, उनको आर्थिक मदद मुहैया करा रही है कि वो स्वयं रोजगार कोई इस्टेब्लिश करके दूसरों को भी रोजगार उसमें दे सकें। इस तरह से और जो विभिन्न योजनाओं में मनरेगा के साथ साथ जो निर्माण की विभिन्न योजनाओं में जो लोग काम कर रहे हैं वो, और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। कोई ये नहीं है कि आज एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो गया तो कल कोई निर्माण, तो एक सतत प्रक्रिया है, वो चलती ही रहती है। तो लगातार जो सरकार का प्रयास है, जो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, चाहे एमएसएमई सेक्टर को, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बूस्टअप करके, तो इनमें लगातार सरकार की इनके जो योजनाएं हैं उनकी लगातार समीक्षा करना, उनकी जो आर्थिक बंदोबस्त है, उनकी कहीं प्रशासनिक कोई दिक्कतें हैं उनका निदान करना। और इन उद्योगों को आप देखिए कि पिछले दिनों जो निर्यात है उत्तर प्रदेश से, निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सरकार के सतत प्रयास के ही कारण संभव हुआ है। और हम केवल अविश्वास पे रहें कि नहीं 1 करोड़ नहीं दे सकते, ये इसका कोई आधार नहीं है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, जिस तरह से उन्होंने मनरेगा में, निर्माण योजनाओं में स्ववित्त पोषित जो लोगों की रोजगार की योजना है, और इसके अलावा जो एमएसएमई सेक्टर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो रोजगार, यानी आप कह रहे हैं कि 3 सेक्टर्स में मिलेगा बनाया है। एक तो जो मूलतः सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम है, निर्माण कार्य हैं, उनमें मजदूरी मिलेगी, श्रमिकों को काम मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर के जो नए उद्यमी हैं, जो सरकार की मदद से खड़े हो रहे हैं, उनको जो वो रोजगार देंगे वो भी आप रोजगार में जोड़ेंगे। आत्मनिर्भर के तहत जो एमएसएमई को आप लोग पैसा दे रहे हैं, उससे भी, उसके सपोर्ट से भी कुछ रोजगार मिलेंगे, उसको भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, कितना जरूरी था ये इस तरह का? उनके साथ सरकार कोऑर्डिनेशन करके जी, उन सब लोगों के साथ सरकार का कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि वो रोजगार का सृजन करेंगे, और जो कामगार लोगों का और जो विभिन्न स्किल्स के लोग हैं उनका जो डाटाबेस बना है, उस डाटाबेस के आधार पर सेवा योजन के माध्यम से सरकार लगातार उस पे इस कोविड में भी लगातार काम करती रही। तो इसलिए सरकार कॉन्फिडेंट है। विपक्ष चूंकि हमेशा जो उसका काम करने का कृष्ण मोहन पांडे जी से मैं पूछता हूं, कृष्ण मोहन पांडे जी, बातें करता आप किसानों की बात रखते हैं, उसका बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनकी खेती धीरे धीरे सिकुड़ती गई, कम होती गई, और वो भी एक तरह से कृषक मजदूरों के रूप में तब्दील होते गए। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को मनरेगा में काम मिले, या सरकार के निर्माण कार्यों में काम मिले, या कोई एमएसएमई वाला उन्हें अपने यहाँ काम पे रख ले, अगर इसको लेकर योजना बनाई जा रही है और उनकी संख्या 1 करोड़ तक पहुंच रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? कृष्ण मोहन पांडे जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। ठीक, लगता है कृष्ण मोहन जी हमें सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन नृपेंद्र सिंह जी, क्या इसमें जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये देख रही हैं कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि संख्या मजदूरों की जोड़ी जाए या एमएसएमई के लोगों की जोड़ी जाए, इस वजह से आप लोगों को यह शंका है? हमारी आशंका सबसे पहले जी, सबसे पिछले कोरोना काल को उठाकर देख लिया जाए तो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए, वो जो अपने आप में कंट्रडिक्शन पैदा करते हैं, विरोधाभास पैदा करते हैं। जी, एक सेकंड पांडे जी, थोड़ा सा रुकिए। नृपेंद्र जी बोल रहे हैं इस वक्त, मैं आपके पास लौट के आता हूं। हेलो,
ठीक, नृपेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। हेलो, हाँ, हम ये कह रहे हैं कि कोरोना काल को ही उठा करके हम देख लें, विपक्ष की आशंकित होने की एक प्रमुख वजह यह है कि पिछले लगभग 5 साल होने जा रहा है हमारे योगी आदित्यनाथ जी को। अगर इस सरकार के योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्षमता में इतनी अगर गुणवत्ता होती तो शायद आज उत्तर प्रदेश की स्थिति रोजगार ही नहीं बल्कि हर सेक्टर में अच्छी होती। आप उठाकर देख लीजिए, जो रिपोर्ट बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर आज की तारीख में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। और रही बात रोजगार के संदर्भ में, तो कोरोना के समय से ही उठाकर देख लीजिए, जब से मजदूरों के विस्थापन का जो समय चला जो अलग अलग शहरों से देश के, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के जो अपने खुद के बयान हैं वो बड़े ही कंट्रडिक्शन से भरे हुए हैं, विरोधाभास से भरे हुए हैं। अगर उनकी ही बातों को उठाकर देख लिया जाए तो करोड़ों लोगों को तो उन्होंने वैसे ही रोजगार अपने जमाने उन्होंने दे रखा है। जमीन की क्या वास्तविकता है आज भी मैं कह रहा हूं, मैंने इसके पहले भी बेरोजगारी पर अपनी बात रखते हुए कहा था कि जमीन से यह इस सरकार का कोई लेश मात्र भी छुआ हुआ नहीं है। आज जमीन की जो वास्तविकता है वह क्या है? जमीन की वास्तविकता यह देखिए कि मनरेगा की स्थिति कहां है, मनरेगा से के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मैं बनारस से बोल रहा हूं, बनारस और अपने बनारस के अगल बगल के जो जनपद हैं उन जनपदों की हालत मैं बताऊं आपसे कि यहां मनरेगा का जो काम है पिछले 3 महीने जब कोरोना काल को उठाकर देख लीजिए तो कहीं भी मनरेगा के स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है। न तो मजदूरों को उनके वाजिब मजदूरी से जुड़े जो उनके काम है वो मिल रहे हैं। केवल यह सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी के द्वारा, जैसे इन्होंने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज बांटा, उस पैकेज की वास्तविकता और उस पैकेज को लेकर के जो जमीनी जो सच्चाई है वो क्या है कि उस पैकेज से आम आदमी या जो मजदूर है, जो किसान है, जो मध्यम वर्ग है, जो सबसे अधिक त्रस्त है आज के दौर में कोरोना की समय इस पीड़ा में, उसको इसमें कहीं भी लेश मात्र भी उसको राहत नहीं मिली। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी के इस दौर में जहां के रोजगार क्रिएट किए जाने चाहिए था, सरकार ने तो रोजगार और छीन लिए। निपेन जी ये कोई एमएसएमई को सपोर्ट आप कैसे देंगे? आपके पास उसका क्या रोड मैप है? रोजगार कोई हिडन काम नहीं है और कोई भी हिडन नहीं। रोजगार के संदर्भ में आप जो बातें बार बार कह रहे हैं, योगी मोदी जी ने भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, योगी जी भी लगातार रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे वो उतरना नहीं काम करती। जी नहीं, हवाबाजी नहीं, हम लोग जमीन की सच्चाई की बात कर रहे हैं। जब आपको सच्चाई का आईना दिखाया जाता है तो एक-एक करके रोजगार भी जमीन पे दिया जाता है। बाकी मेहमान भी देखिए सब्र के साथ अपनी बात का इंतजार कर रहे हैं। रोजगार एक सेकंड रोजगार मिलेगा वो जमीन पे ही मिलेगा। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी की बात सुन लूं, नहीं मिलेगा। कृष्ण मोहन पांडे जी की बात सुन लूं। ये जो विपक्ष का जो सरासर नकारात्मक रवैया है वो उनको सकारात्मक कोई चीज कभी दिखी नहीं। जी एक सेकंड, कृष्ण मोहन पांडे जी की बात सुन लो, फिर आ रहा हूं आपके पास वापस। आप लोगों के द्वारा विपक्ष का जो एक विपक्ष सचेतक होता है लोकतंत्र में, और वह सरकार की नाकामियों को सामने रखता है। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में सचेतक का मतलब नकारात्मकता नहीं होती। सारे जो लीडर नृपेंद्र जी सकारात्मक जाते थे, और आज नृपेंद्र जी सचेतक का मतलब नकारात्मकता नहीं होती। आज विपक्ष चाइना के साथ खड़ा है, आज विपक्ष चाइना के साथ खड़ा है, तो कौन उसको सचेतक के रूप में लेगा? अगर कांग्रेस पार्टी चीन आ गया भैया, चीन को रोक लीजिए। मैंने बाकी मुद्दों के बीच में कहा था कि उन पर भी मत जाइए, चीन को थोड़ी देर के लिए रोकिए। अहमद खान साहब ठीक, विपक्ष भी अपने को देखे कि कहां पे खड़ा है। मैं जानना चाह रहा हूं, विपक्ष भी देखे कि कहां पे खड़ा है। बोलिए खान साहब, क्या जानना चाह रहे हैं? विपक्ष सत्ता हवा में खड़ा है और किस तरह से राममोहन शर्मा जी, मैं ये जानना चाह रहा था, अभी तक जो चर्चा हुई पैनलिस्ट बैठे हैं, सब लोगों ने सब मिला के यही बात किया कि हाँ ये मनरेगा वाला काम होगा, जो मजदूर आए हैं उनके लिए नौकरी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, जो इंजीनियर्स अपनी इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, जो डिप्लोमा करके बैठे हैं, जो अध्यापक जिनको निकाल दिया गया, जिनका बड़ा बड़ा घोटाला भी हुआ, वो लोगों को कौन सी नौकरी मिलेगी? पढ़ा लिखा आदमी कहाँ जाएगा? जो ग्रेजुएशन में है वो कहाँ जाएगा? आप मनरेगा की खाली बात कर रहे हो, मजदूरों की खाली बात कर रहे हो, अच्छी बात है। 35 से 40 लाख इसमें आ जाते हैं मजदूरों में, मनरेगा में। लेकिन बाकी जो हमारे स्टूडेंट्स जिनकी उम्र निकली जा रही है, बाकी जितने लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं,
कोई एमटेक किया है, कोई बीटेक किया है, कोई डिप्लोमा किया है, उनके बारे में भी कुछ सरकार सोच रही है? मैं जानना चाहता हूं आखिर ये 100 करोड़ में 1 करोड़ में उनके लिए भी कोई स्थान है कि नहीं है? कोई नई फैक्ट्री लग रही है कि नहीं लग रही है? आखिर कहां समायोजित करेंगे ऐसे लोगों को? ऐसे लोग जो बेरोजगार हो गए हैं, करोड़ों रुपया खर्च करके, लाखों रुपया खर्च करके पढ़ाई किए हैं, उनको कौन रोजगार मिला? सरकार की अनेक योजनाएं हैं। अरे भैया खाली मनरेगा से काम नहीं चलेगा। ग्रेजुएट किए हुए लोग बच्चे बैठे हैं घर में, जिनके माँ बाप रो रहे हैं, घर में बैठे रो रहे हैं, उनके लिए क्या किया आपने बताइए ना। अगर इसमें प्राविधान है तो स्वागत योग्य है, अगर ऐसा प्राविधान नहीं है तो स्वागत योग्य नहीं है। 20 लाख करोड़ बांट दिया उसी तरह एक एक करके। डॉक्टर साहब ऐसा है कि इंजीनियर और एमटेक बीटेक का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं, जिसने एमटेक और बीटेक कर लिया है वो स्वरोजगार भी शुरू कर सकता है। सरकार उसको वित्तीय मदद करती है, टेक्निकल नो हाउ देती है। ऐसे लोग जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो स्वरोजगार लगा सकते हैं, वो दूसरों को भी लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो बीटेक और एमटेक करने मैंने आपकी बात से ये समझ में आ रहा है कि ये चरण ऐसे लोगों के लिए है जिनके हाथ में अभी कुछ नहीं है। ठीक है कृष्ण मोहन पांडे जी, आपकी अभी तक बात आई नहीं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि पांडे जी आप अपनी बात रख लीजिए, फिर सुनील साजन जी बहुत सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाना है मुझे। पहले पांडे जी, कृष्ण मोहन पांडे जी, आप क्या कहेंगे? आपने पूरी चर्चा सुनी है, क्या ये जरूरी था इस वक्त उन लोगों को संबल देना जिनके हाथ में इस वक्त कुछ नहीं बचा? वो अपनी नौकरियां छोड़कर, जहां मजदूरी करते थे, वो प्रदेश छोड़कर वापस उत्तर प्रदेश में आए हैं। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस उठाए गए कदम का स्वागत करता हूं। स्वागत इसलिए क्योंकि ये देखना होगा कि जितने मजदूर, प्रवासी मजदूर जो दिल्ली से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, अन्य राज्यों से घर पे आए हैं, वो सारे के सारे लोग किसान हैं, किसान फैमिली से हैं, जिनका बस एक रोजगार है, जो दिल्ली बंबई से कमाते हैं और घर पे कुछ बेचते हैं। वो लोग जब चले आए तो उनके पास जीने के लिए कोई साधन नहीं था। यदि योगी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। दूसरी बात, ये देखना होगा सरकार के अंदर कितने दिनों तक क्या लंबे नहीं है, तो ये किसान लोग हैं। एक एक करके अरे बात तो पूरी कर लेने दीजिए खान साहब। दीपेंद्र सिंह जी, हजारों लोगों को निकाला है, लंबे दिनों तक पढ़े लिखे लोग के लिए मनरेगा है, लेकिन वो लोग कहा जाए कि जो पढ़े लिखे लोग नौकरी कर रहे थे वो नौकरी कहाँ करेंगे? परंतु तभी समझ निकाला है भाई, एक तरफ नौकरी नहीं मिलेगी, तो पूछने का काम क्या है जी, पूछने का कार्य क्या है, तो आप उसमें भी टीका टिप्पणी कर रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं है, चर्चा यहाँ पे हो रही है किसानों की, मजदूरों को कैसे जीवन मिले, ठीक है। उनको अब सुनील साजन जी कैसे मिले, और एक सेकंड, अब खान साहब, नृपेंद्र जी और पांडे जी, आपकी बात हो गई। एक सेकंड, अब सुनील साजन जी, वो भी विपक्ष के नेता है, पार्टी जरूर अलग है। इस देश के मजदूर के बारे में 70 वर्षों तो कुछ नहीं सोच सके, किसी सरकार ने सोचने के लिए कोई सम्मान नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ जी, इनके अंदर विपक्ष के लिए कोई सम्मान नहीं, सम्मान नहीं है। पढ़े लिखे लोगों को ठीक है, एमबीए जो किया है वो फावड़ा चला रहा है, जो बीकॉम किया है वो फावड़ा चला रहा है, मजदूर ठीक है। अब सुनील साजन जी, तो आप लोग पढ़ा रहे हो, नौकरी नहीं दो, क्या करेगा? ये हर एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। एक सेकंड, मजदूरों का अपने कामगार खान साहब, नृपेंद्र जी, अरे आप तो सम्मान कीजिए कम से कम अपनी सहयोगी पार्टी का, वो कम से कम विपक्ष में है। सुनील साजन जी बोलेंगे, उनकी बात तो सुन लीजिए। सुनील साजन जी, प्रश्न ये है कि प्राथमिकता अभी जब कोरोना काल है, वैसे तो सबको रोजगार देने की सरकार की होनी चाहिए, लेकिन अभी प्राथमिकता उनके लिए मुझे जो नजर आ रहा है वो उनके लिए है जो बिल्कुल असहाय हैं, बिल्कुल जिनके पास निवाले का संकट है, जिन्हें सरकार ये दावा कर रही है कि वो फ्री में राशन अब तक दे रही थी, उनके लिए ये रोजगार का एक क्रम है और इसकी संख्या 1 करोड़ तक अगर पहुंच रही है
तो इसमें आप लोग इसको नकारात्मक दृष्टि से या शको शुभा की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? देखिए राम मोहन जी, नकारात्मक दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, हाँ सच की नजरिए से जरूर देख रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है, मुझे लगता है कि अगर योगी जी की सरकार इतनी संवेदनशील सरकार होती कि वो गरीबों के बारे में इस तरीके से सोचती है, तो आपको याद होगा कोरोना काल में जब प्रवासी मजदूर भाई बहन छोटे छोटे बच्चे जब अपने घरों के लिए आ रहे थे, तो वो दृश्य हम लोगों ने आपके चैनलों पर, टीवी और अखबारों में देखा, सोशल मीडिया में देखा है किस तरीके से 1000 किलोमीटर लोग पैदल चल करके आए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हैं, साइकिल से आए हैं, ट्रकों में मतलब जानवरों की तरह भर करके आए हैं। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार इस पर बहस कर रही थी कि हम बस अपनी चलाएं या दूसरे की चलाएं। तब तक तो ट्रेन नहीं चली। क्या संवेदनाएं तब नहीं थी जब दुर्घटनाओं में प्रवासी मजदूरों की मौत हो रही थी? तब योगी जी की संवेदना कहां चली गई थी? हाँ, क्योंकि अब इनको राजनीति, देखिए मैं हरीश जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। हरीश जी ने अपनी बातों में कई चीजें साफ कर दी। नहीं, अब सुन लीजिए। देखिए हरीश जी ने कहा कि कुछ रोजगार मिलेंगे जो एमओयू किया है जिन लोगों ने। तो राम मोहन जी, एक बात तो ये साफ हो गई कि एमओयू करने वाले एक भी रोजगार नहीं देने जा रहे हैं, वो खुद बेरोजगार होकर के बैठे हैं, वो कागजों पे है केवल। दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी हरीश जी ने कि जो बीटेक, बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग, साइंस किए लोग हैं वो नौकरी की उम्मीद ना करें, वो आत्मनिर्भर हो जाएं। हम यही बात कह रहे हैं कि देखिए आप गुमराह किसको कर रहे हैं, आप किसको गुमराह कर रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं आज आपकी डिबेट में, छोड़िए साजन जी, आपने खुद गुमराह होइए ना, दूसरे गुमराह करने का प्रयास करिए। 10,000 रोजगार दे दे जो स्थायी रहे। इनको यही नहीं मालूम कि रोजगार कहां देने जा रहे हैं। अरे जहां आप रोजगार देने की बात कर रहे वहां काम हो ही रहा था। देखिए राम मोहन जी, अगर इनकी मंशा ठीक होती बेरोजगार तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी अभी 90 लाख का नौकरी दे दिया, एग्रीकल्चर में मदद करे। अगर इनके भाषणों को उठाकर दे दिया जाए तो करोड़ों लोगों को तो इन्होंने नौकरी वैसे दे रखा, केवल जवानी कुछ राहत मिल जाती। और जो पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं, भाई बहन हैं, उनको आप लोन दे देते, आप उनकी मदद करते। लेकिन आपकी मंशा, आपने काम 36,000 लोगों की स्कैनिंग कर लिए और 36,000 लोग ही बाहर से आए। ये लोग 36,000 लोगों से मिल गई सरकार, क्वारंटीन सेंटर में उनको देख नहीं पाई, उनको घर तक पहुंचा नहीं पाई, दवा का इलाज नहीं कर पाई। 36,000 लोगों का टेस्टिंग आपने करा लिया जो बाहर से आए, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 75% महाराष्ट्र से संक्रमित है, 50% दिल्ली से है, 25% अन्य राज्यों से है। लोगों को आप भ्रमित नहीं कर पाएंगे। सुनील साजन जी, तथ्यहीन बातें करके आप लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है किस तरह से इस कोरोना महामारी में माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ सरकार उनके साथ खड़ी रही। सुनील साजन जी, आप गलत तथ्य प्रस्तुत करके लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। आप बताइए, आपने ही तो कहा है ना, आपने ही तो ये सारी बातें कही। ये तो हमको समझ में आ रहा है। आप सुनील साजन जी समाजवादी पार्टी और आप लोग अपने बारे में सोचिए कि आप कहां खड़े हैं और जनता ने कहां खड़ा किया है आपको। इसी तरह की बेरोजगार आप तथ्यहीन बातें करके आपकी भी वही होने वाली है, खो दिया है, तैयार बैठी है। आप जो तथ्यहीन बातें करते हैं, जो लोगों को भ्रामक बातें करना चाहते हैं, आप ज्यादा जागरूक है, उससे बुरा होने वाला है। दीपेंद्र जी, जनता आपसे ज्यादा जागरूक है और उसको पता है कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन दुख सुख में उसके साथ खड़ा है। ये जनता ने आपको चुना है तो वो दूसरों को भी चुन सकती है। समाजवादी पार्टी जी, ये अपने बारे में सोचेंगे कहाँ खड़ी है। सपने देख रखे, किससे झूठ बोल रहे हैं? सरकार जब भी झूठ बोलती तो अपने आप से झूठ बोलती है। आप ये सोचिए कि आप अब उमाशंकर मिश्रा जी, जिनके हाथ में नौकरी आएगी, आप देख लीजिए योगी जी के, जिनके हाथ में रोजगार आएगा, मालूम हो जाएगी कि खुद योगी जी के बयानों में कितना अंतर विरोध है। जी,
इन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर खुद ही कितने स्टेटमेंट दे रखा है। नृपेंद्र जी, आपको शंका है? हरीश जी कह रहे हैं कि वो नौकरी दे रखी है, रोजगार देंगे। अब इसमें सबसे सरल बात यह है कि जिसके हाथ में रोजगार आना है उसी को ही सरकार को वापस चुनना है या हटाना है। तो जिसके हाथ में रोजगार आएगा वो तो हाँ में हाँ मिलाएगा, और जिसके हाथ में नहीं आएगा वो फिर ये प्रश्न जरूर पूछेगा तो कि आप तो रोजगार का वादा करके आए थे और आपने तो रिकॉर्ड में हमारा नाम भी डाला। तो सीधी सीधी बात यह है कि बहुत ज्यादा इसमें वाद प्रतिवाद के बजाय उस जनता के ऊपर छोड़ देनी चाहिए कि उसके हाथ में अगर रोजगार आ गया तो वो सरकार के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगा, और ज्यादा बेरोजगार हो गए तो वो निश्चित रूप से प्रश्न पूछेंगे और कड़े प्रश्न पूछेंगे। वो इससे भी कड़े प्रश्न पूछ सकते हैं जितना सुनील साजन पूछने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। बड़ी बात यही है कि जनता को ही बहुत सारी चीजें तय करनी है और वही इस बात का असल फैसला करेगी कि जो रोजगार देने की बात हो रही है वो जमीन पर कितना उतरता है। वो मजदूरी तय करेगा जो दूसरी जगह नौकरी छोड़कर आया है कि उसे उत्तर प्रदेश में क्या हाथ लगा है। इसी के साथ